हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइपर 2020 के PYQs के बारे में। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो पे। उस पर कमेंट्स और मेरे पे कुछ मैसेजेस भी आए कि सर सेकंड पार्ट ले आओ जल्दी। तो यहाँ मैं कॉलेज में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इस पार्ट में थोड़ा सा डिले हो गया। बट आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन हैं नाइपर के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वाला वीडियो पहले देख रहे हो, आपने पहला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो मैं आपको बता दूं कि नाइपर 2020 के PYQ सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके बाद इस पार्ट में हम लोग रिमेनिंग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और टोटल 200 क्वेश्चन जो पेपर में आए थे वो हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में चैट बॉक्स में आपको अपने आंसर्स लिखते जाने हैं। आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको आंसर लिखने हैं चैट बॉक्स में, और फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आपको उससे टैली करना है। ठीक है, अगर आपके करेक्ट आंसर होते हैं तो एज पर द जो नाइपर की मार्किंग स्कीम है, आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 0.125 मार्क्स अपने डिडक्ट कर लेने, दैट इज 1/4 ऑफ द 0.5। ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, फिर एट द एंड आप कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर को कमेंट जरूर करना कि आपका जो स्कोर था वो आउट ऑफ 50, क्योंकि 100 क्वेश्चन है मतलब 50 मार्क्स हुआ, तो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो के बाद आप जाके एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना, क्योंकि नाइपर और जीपैट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चैनल पे अब ऑलरेडी चल रहा है आप लोगों के लिए। इसमें हमने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ये सारी चीज़ें काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम, और काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और साथ में मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की सीरीज़ वो कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, चाहे जिसमें हमने फार्माकोलॉजी में डिसीजेज एंड ड्रग ऑफ चॉइस की बात की एक वीडियो में हमने ड्रग्स एंड देयर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स की बात की। उसके बाद हमने फार्मास्यूटिक्स में बात करें तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक वीडियो में बात की कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात की एक वीडियो में कि कौन सा इक्वेशन किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वो सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ऐसे ही सीरीज में और भी वीडियोज आने के प्लान है, तो उसको आप जाके वो कर लेना। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं चीज़ें आप लोग के लिए लेके आऊँगा। अभी मेरा प्लान है कि मैं ईयर वाइज तो कंप्लीट कराने के बाद मैं टॉपिक बाय टॉपिक PYQs आपको कराऊं। तो आपको क्या लगता है, टॉपिक बाय टॉपिक भी PYQs कराने चाहिए आपको कि नहीं कराने चाहिए, वो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक नाइपर के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स, लाइक फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्म से कितने क्वेश्चन आए, जनरल फार्माकोलॉजी से नाइपर में अभी तक कितने क्वेश्चन आए, तो वो सारे टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन कराने का मेरा प्लान है, उस पर काम चल रहा है। बट आपका सपोर्ट चाहिए, आप दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उस पर भी आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ यार, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे 101 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड by the government to address the issue of drug security in the country in the context of novel कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में भी हमने देखा था कि क्योंकि 2020 में कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड थे, तो हम उन क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जितने यहाँ पे अबाउट मैं बता रहा हूँ कि 200 में से अबाउट 10+ क्वेश्चन जो थे वो कोरोना से रिलेटेड थे, तो वो क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, तो आप उनको छोड़ के जा सकते हो। बाकी जो आपके जनरल क्वेश्चन है उनका एक आइडिया लगाओ आपकी किस आइडिया के थ्रू वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के। लाइक जैसे अभी कोई नया फॉर्म हो रहा है, कोई नई ड्रग मार्केट में लॉन्च हो रही है, किसी कंपनी के CEO या वो चेंज हुए, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके, वशिष्ठ नारायण सिंह, गीता मित्तल, RK माथुर या ईश्वरा रेड्डी। तो जो हमारे पे उस टाइम पे नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक के लिए जो बनाए गए थे हेड ऑफ द कमिटी, कौन था, वो था ईश्वरा रेड्डी। ईश्वरा रेड्डी साहब थे, वो हमारे पे कमिटी हेड बनाए गए थे। चलो 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली रेनिटिडीन मेटफॉर्मिन वर इन द न्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच इम्प्योरिटी। अब उस टाइम पे 2020 में इम्प्योरिटी निकली थी किसमें, रेनिटिडीन मेटफॉर्मिन में कौन सी इम्प्योरिटी निकली थी, उसमें निकली थी। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नाइट्रोसो डाइमिथाइलामीन, मिथाइल नाइट्राइल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल या 4 अमीनो बाइफेनाइल। तो वहाँ पे जो इम्प्योरिटी निकली थी वो कौन थी, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन, या यहाँ पे NMDA कंटामिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको शॉर्ट में अगर आपसे NMDA कंटामिनेशन भी बोलता है तो नाइट्रोसो ना डाइमिथाइल एमीन। ठीक है, ये इम्प्योरिटी वहाँ पे थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल एस्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आने ही है। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल ईस्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ईड।
यहाँ पे प्रोडक्ट। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो फिनॉल एस्टर होता है उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे जो एल्कीन बनता है, एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल बनता है या कीटोन बनता है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है क्या, वो प्रोडक्ट बनता है कीटोन। वो बनाता है हमारा हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन बनाता है अंडर द एसिडिक कंडीशंस। अब क्या होता है थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में हमें केवल क्वेश्चन नहीं करना है, उसके थ्रू में कॉन्सेप्ट्स भी सीखने हैं। तो हम अगर बात करें फ्राइज रीअरेंजमेंट में तो हमारा क्या होता है, हमारे पे होता है फिनाइल एसीटेट। ठीक है, हमारा क्या होता है, हमारा होता है फिनाइल एसीटेट। ठीक है, ये हुआ हमारे पे फिनाइल एसीटेट। अब इस फिनाइल एसीटेट यहाँ 3 होगा। ठीक है, फिनाइल एसीटेट को हमने क्या किया, AlCl3 और एसिडिक कंडीशन थी एक्वस HCl। ठीक है, AlCl3 एक्वस HCl की कंडीशन में हम लेके गए तो हमारे पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा अपने पास, एक बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3, और दूसरा एक बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहाँ पे हमारा ये OH और इधर लग जाएगा यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे C, इससे डबल बॉन्डो और यहाँ पे CH3। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी मतलब आप सिंपल सा समझो, तो अगर इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप इस एक समझो कि जो ये वाला है यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला है ये इसका यहाँ पे OH लग जाएगा, बस यही इतना काम है। तो ये एक था ये फिनाइल एसीटेट, उससे कन्वर्ट होकर बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट, खत्म। ठीक, समझिए बात को। तो ये होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। जितने नेम रिएक्शन है आपको याद रखने, नेम रिएक्शन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि इन विच मीडियम ना फेवर स्काई रीअरेंजमेंट डज अकर, जो फेवर स्काई रीअरेंजमेंट है वो किस मीडियम में अकर होता है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फी, और ये एम्फी प्रोटिक। ठीक है, किस मीडियम में अगर होता है जो हमारा फेवर स्काई रीअरेंजमेंट है। तो जो फेवर स्काई रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रांगली बेसिक कंडीशंस चाहिए होती है। कैसी कंडीशन चाहिए होती है, स्ट्रांगली बेसिक कंडीशंस चाहिए होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 105, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन आर द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड इन द स्ट्रक्चर। अब देखो अमीनो एसिड से कितने क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हो। मैंने लास्ट जो इसका पहले वीडियो लिया था उस पर अमीनो एसिड में मैंने हर एक अमीनो एसिड क्या उसका 3 लेटर कोड क्या होता है, 1 लेटर कोड क्या होता है, ये मैंने बताया था। और आपने देखा होगा कि उससे कितने सारे क्वेश्चन भी थे। तो आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो से आपने अगर उसको निकाल के लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके पिछला वीडियो जरूर देख लेना, मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे। क्योंकि आप, मैं कह रहा हूँ आप नॉर्मल स्पीड पे ना देखो, आपको टाइम नहीं है मुझे पता है। जैसे मैं करता था अपने टाइम पे, मैं 2x पे देख लेता था, तो आप भी 2x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, बट देखो। ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन एंड प्रोलिन आर द मोस्ट अबंडेंट, और इसको कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि अलग से एक एक क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की बात होती है मेरे से, तो वो क्या करते हैं पता है, वो ऐसे करते हैं कि हमने जैसे मैंने 100 क्वेश्चन कराए तो वो क्या करते हैं 100 क्वेश्चन लिखते उसके 100 के आंसर लिख के उसको रटने लगते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ग्लाइसिन एंड प्रोलिन है, तो ग्लाइसिन एंड प्रोलिन आर द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ। अब जैसे मान लो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ग्लाइसिन एंड प्रोलिन किसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, कोलेजन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे अगर आपने अपने नोट्स देखो या मॉड्यूल जहां से पढ़ रहे हो उसमें देखो कि क्या ये पॉइंट उसमें है। अगर ये पॉइंट उसमें है तो आप उसको हाईलाइट कर दो, या उसके आगे सिंपल से ऐसे 2020 मेंशन कर दो कि हाँ इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगर वो उसमें नहीं है तो उसी जहां पे आपने अमीनो एसिड ग्लाइसिन प्रोटीन की बात की है वहीं पे एक पॉइंट से आप स्टार मार्क करो और इसको नोट करके लिख दो कि ग्लाइसिन एंड प्रोटीन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड होता है कोलेजन के उसमें। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो प्रोवाइड करता है इसको क्या, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ग्लाइसिन एंड प्रोलिन मिलकर उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बस, तो इस तरीके से लिखो, अलग से कहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो ये पॉइंट आपका इजीली रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ ये PYQ का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर, समझ गए। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, हार्ड स्टडी नहीं करनी है हमें, क्या करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड लाइक एगोनिस्ट। ओपियोइड लाइक एगोनिस्ट कौन सा है, इसमें फिनोबार्बिटल, डिल्टियाजम, एमोलिन या प्रोपोक्सीफेन। तो जो ओपियोइड लाइक एगोनिस्ट है वो कौन सी है, वो है अपने पास प्रोपोक्सीफेन। ये क्या होता है, ये माइल्ड ओपियोइड एगोनिस्ट होता है, और जो हमारा पेन मैनेजमेंट के लिए पहले यूज किया जाता था, बट अब क्या होता है, अब नॉन ओपियोइड्स हम लोग यूज करते हैं तो इतना इसका यूज होता नहीं। ठीक, बट ये माइल्ड ओपियोइड एगोनिस्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास आ रहा है एनालिसिस से, क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। तो इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है। अब देखो नॉट भाई साहब को बहुत इज्जत देनी पड़ेगी, नॉट भाई साहब को अगर आपने इज्जत नहीं दी तो एग्जाम आपको नंबर नहीं देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट भाई साहब को हमें इज्जत देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन कौन सा कंपाउंड एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्या होना चाहिए, उसमें एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए या कोई क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर्स कोई लगे होने चाहिए। तो इनमें जो ऑप्शन है लाइक क्लोरल हाइड्रेट हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, एसिटानालाइड हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, तो इन सब में जो क्लोरल हाइड्रेट है भाई साहब, इनमें दोनों चीज़ें नहीं है, या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी नहीं है उनमें और स्ट्रॉन्ग क्रोमोफोर भी अटैच नहीं है, आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसीलिए क्या करते हैं, ये बहुत ही मिनिमम यूवी अब्जॉर्प्शन शो करते हैं या ना के बराबर यूवी अब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो नॉट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा क्लोरल हाइड्रेट वो का सही हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी का, फ्री के नंबर दे के जाता है। अभी मैं इस पेपर में बता दूं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं एरोमेटिसिटी से, एक आया हुआ है ये, एक और हकल रूल्स पे आया हुआ है, और दोनों अगर आपने कर लिया तो एक नंबर फ्री। और एक नंबर का मतलब समझ रहे हो, आपकी रैंक मिनिमम, एक नंबर में मिनिमम आपकी रैंक 150 से 200 ऊपर जाएगी मिनिमम, तो कितना फर्क पड़ेगा आप समझ सकते हो। तो इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे पूछा कि नॉट एरोमेटिक, थायोफिन हो गया, डायोक्सिन हो गया, पायरोल हो गया, आइसोक्सोजोल हो गया, तो अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको इन सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थायोपिन का, तो थायोपिन का स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं करना है, 5 मेंबर रिंग में सल्फर ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे ये हो गया। फिर आता है डाईऑक्सेन, ठीक है, डाईऑक्सेन मतलब 2 ऑक्सीजन लगेंगी, एक यहाँ, फिर यहाँ पे एक 6 नंबर रिंग, एक यहाँ, ठीक है, डाईऑक्सेन हो गया। फिर आता है पायरोल, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 पायरोल हो गया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं आइसोऑक्साजोल, आइसोऑक्साजोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर इधर ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे आइसोऑक्साजोल होता है, ठीक है, 2, ये हो गया। अब इसमें से हमें देखना कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। अब स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि एरोमेटिक कौन नहीं है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना, दूसरा हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक्स आ रहे हैं, प्लेनर्स आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और साथ में हमारे पे क्या होना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, इसका लोन पेयर यहाँ से कॉन्जुगेट करेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर कॉन्जुगेट करेगा, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारा इधर जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर मूव करेगा, और फिर ये यहाँ से इधर मूव करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है ना, इधर से लोन पेयर से मूव करेगा, बट इसमें क्या है, इसमें हमारे पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसीलिए जो डाइऑक्सिन है वो नॉट एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझिए बात को, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट गिव्स व्हिच कंपाउंड्स। अब देखो आपने अगर नेम रिएक्शन सारे याद कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे किसी रिएक्शन का नेम नहीं दिया है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंट में क्या कौन सा कंपाउंड देते हैं। और ये रिएक्शन कौन सा पता है, ये रिएक्शन है आपका फिशर स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फिशर स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। फिशर स्ट्रीफिकेशन मतलब क्या, आप समझ गए बात को। फिशर स्ट्रीफिकेशन मतलब क्या मिलेगा, हमें स्टेप मिलेगा। अब रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। इसमें हमने देखा, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कोई R ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास OH हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे आता है ROH, ये हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, और एक एसिड कैटालिस्ट, ठीक है, एसिड कैटालिस्ट में हमारा H2SO4 भी हो सकता है, और भी मेनली हम H2SO4 और भी कोई एसिड हो सकता है, ठीक है। अब एसिड कैटालिस्ट में होता क्या, अब यहाँ पे ये हुआ, अब इसमें जो हमारे पे बन के आएगा रिएक्शन, वो क्या बन के आएगा पता है, C डबल बॉन्ड को इधर से R, इधर से O, R प्लस H2O, ठीक, बस ये बन गया अपने पास क्या, ये बन गया ईस्टर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये COR है ना, ये रुको मैं बताता हूँ, एक ये वाला जो बॉन्ड है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, मतलब क्या है, ये OH का जो बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ है और उसकी जगह पे OR का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब COR जो है ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और COH जो है ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ है, बस ये आप समझो। तो यहीं से यहाँ पे इसका काम हो जाता है, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये R इधर आया, और ये H जो है ये इधर इसके साथ रुका, और H2O निकाल दिया, और ये OR यहाँ पे बन गया। समझे बात को। तो ये होता है क्या, ये है हमारा फिशर स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, सिंपल सा है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करके लिखिएगा। चलो
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो लंबा सा क्वेश्चन है बट डरना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडरिंग द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट पूछा है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर, दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए मैं बताऊं तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन कभी नहीं करती है, लिपिड में भी रेयरली ही होता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं कर पाते बट लिपिड में होता है, बट रेयर होता है। तो ऑप्शन क्या है, नाइदर लिपिड नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। अब देखो प्रोटीन तो नहीं बट लिपिड कभी कभी कर सकते हैं, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट, ये हो सकता है। वाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, ना भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते, फटाफट से टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स, ठीक है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कैम्फर। तो कैम्फर के वन मॉलिक्यूल्स में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, कैम्फर के वन मॉलिक्यूल्स में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं पता है। कैम्फर के वन मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, उसके बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में। जो कैम्फर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मैं देखो बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि हम ऐसे एक 6 नंबर रिंग रहेगी, ठीक है। पहले तो एक 6 नंबर रिंग हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ से एक ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे आएगा, और यहाँ पे हमारे पे ये ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जिसका कैम्फर का ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, 2 असिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं कैम्फर के बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में, 2 असिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात देखो, नाइपर में ना कभी भी, मैंने फर्स्ट पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया था, बता रहा हूँ, कभी भी 2-3 कॉन्सेप्ट लिख करके, सॉरी 2-3 कॉन्सेप्ट लिंक करके कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं रहता है इनके पास। यहाँ पे आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जीपैट की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो समझ लो, आप अंतर समझ लो। वो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप या तो देख के कर ही ले जाओगे सीधे, या तो आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें मैटर करती है, ठीक है। चलो, साइलोस्टाजोल अ ड्रग विच यूज इन अ ट्रीटमेंट फॉर इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज इन फॉर इट्स क्लिनिकल इफेक्ट। तो जो हमारा सिलोस्टाजोल है वो कौन से फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करती है, ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 को, जिससे रिलीज में क्या होता है, जिससे रिजल्ट में क्या हुआ कि हमारा CAMP बढ़ जाएगा। और CAMP जैसे ही बढ़ा तो क्या हो जाएगा कि जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो लेग्स में जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। बस यही सीन होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेज ये C3 को इनहिबिट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट ड्रग इज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ADP रिसेप्टर, ठीक है। ऐसी कौन सी एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो हमारा ADP रिसेप्टर को रिवर्सिबली इनहिबिट करती है, ठीक है। रिवर्सिबल, यहाँ पे 2 होते हैं, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे रिवर्सिबल पूछा है। तो कौन है वो, क्लोपिडोग्रेल, रासुग्रिल, टाइकाग्रेलोर, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा वो करती है, रिवर्सिबली ब्लॉक करती है, वो ब्लॉक करती है टाइकाग्रेलोर। जब इसको रिवर्सिबली ब्लॉक कर देती है ना P2Y12 ADP रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिवर्सिबल ब्लॉक करती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड इज, मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, हमें पता है। मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड आप नाम भी सुनते आ रहे होगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, हर जगह आप ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 3, ठीक है। तो ओमेगा 3 का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, सॉरी लिनोलेनिक एसिड है। और लिनोलेनिक एसिड में ही अगर हम और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें तो अल्फा लिनोलिक एसिड होता है। तो सबसे ज्यादा इसेंशियल ये होता है, ठीक है। नॉन इसेंशियल की अगर हम बात कर लें तो नॉन इसेंशियल में एक तो हमारा ये एरिकिडोनिक एसिड हो गया, पाल्मिटिक एसिड, ये भी नॉन इसेंशियल है। एक अपना जो स्टीयरिक एसिड होता है, ठीक है, स्टीयरिक एसिड, ये भी नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 115 पे आगे बात करेंगे। 115 क्या कर रहा है कि टिक्लोडिपिन एक्ट्स एज अ, टिक्लोडिपिन क्या करता है, एक्ट एज अ, कैसे काम करता है टिक्लोडिपिन, एंटागोनिस्ट ऑफ द P212 रिसेप्टर, agonist of the P2 gamma 1 2 receptor, agonist of GP1B 3A receptor, antagonist of GP1B 3A receptor। तो जो हमारा टिक्लोडिपिन है वो कैसे काम करता है, टिक्लोपिडिन, सॉरी डिपिन नहीं, टिक्लोपिडिन जो है वो काम करता है एंटागोनिस्ट ऑफ द P2 गामा 1 2 रिसेप्टर के, उसमें एंटागोनिस्ट का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो ADP मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो रुक जाता है, ठीक है। ADP मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड एल्केन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट।
अब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्केन में रिड्यूस हो रहा है किस कैटलिस्ट की मदद से। अब देखो सिंपल सी बात है, नेम रिएक्शन का सारा गेम। ये नेम रिएक्शन कौन सा है पता है? ये नेम रिएक्शन है आपका, ये नेम रिएक्शन है वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, ठीक है। NH2 NH2 KOH, ये वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन आ गया। अब इसको हम लोग वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या रखना है, आपको रखना है कि एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन पे। यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में? यहाँ बेस होता है और हाइड्रोजन, बेस और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दैट इज NH2 और NH2, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन में, एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो कृष्णा को याद कर, ठीक है, वो कृष्णा को याद कर, वो, ठीक है, कृष्णा, एक मिनट, वो कृष्णा को याद कर, ठीक है, एके, वो कृष्णा को याद कर, वेट अ मिनट, वो कृष्णा को याद कर, एके चला हाई कोर्ट, वो कृष्णा को याद कर एके चला हाई कोर्ट, फिर उसके बाद बस कर हाइड्राजी, एके चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्राजीन। आपको ये एक लाइन याद करनी, वो कृष्णा को याद कर एके चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्राजीन। वो कृष्णा से क्या हो गया आपको, मैंने ऐसे याद किया, तो वो कृष्णा का मतलब हो गया वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। याद कर एके, एके मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, चला हाई कोर्ट मतलब एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोकार्बन में। बस मतलब बेस हो गया, कर हाइड्राजीन, बस कर हाइड्राजीन मतलब हाइड्राजीन होता है, ठीक है। वो कृष्णा को याद कर एके चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्राजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ही सारे नेम रिएक्शंस की ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक बाय ट्रिक नेम रिएक्शंस भी याद करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हमारे पे 116 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि हमें पूरे 200 तक पहुंचना है। जो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बढ़ाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज प्लॉटेड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। तो जब वेलोसिटी को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं तो कौन सी कर्व मिलती है? ये हमारा माइसलिस मेंटेन रिलेशनशिप के अंदर आता है, और ये हमें कौन सी कर्व मिलती है? वहाँ पे हमें हाइपरबोलिक कर्व मिलती है, और वो जो हाइपरबोलिक कर्व होती है कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे होता है। यहाँ पे अपनी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, और ये यहाँ से ऐसे उठेगी और ये ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर ये वी मैक्स हो गया, ठीक है, ये वी मैक्स हो गया, ये यहाँ पे कहीं पे बीच में ये वी मैक्स बाई 2 हो गया, और यहाँ पे यहाँ से ऐसे लेके आएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एम कॉस्ट। समझ गया बात को? तो ये होता है अपना क्या, ये है अपना हमारे पे वेलोसिटी और एंजाइम को जब हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को प्लॉट करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है द एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन कंसिस्ट ऑफ अ कैटालिटिक ट्रायड। ट्रायड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यूज। तो जो काइमोट्रिप्सिन के कैटालिटिक ट्रायड में कौन कौन से अमीनो एसिड रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं? सेरीन हिस्टिडीन ग्लूटामेट, थ्रियोनिन हिस्टिडीन एस्पार्टेट, सेरी हिस्टिडीन एस्पार्टेट, मेथियोनिन हिस्टिडीन एस्पार्टेट। तो कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा है, वो होता है सेरीन हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस को। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या कह रहा है अपने पास? 119 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिपिड एग्रीगेट्स हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो कैसा कौन सा लिपिड एग्रीगेट है जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है? तो माइसेल्स की बात करें तो भाई कॉन्टिन्यूस ब्रेक होते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होते हैं, तो इसमें कैसे ही कंप्लीट स्टेबिलिटी होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। बाइलेयर नहीं, लाइपोसोम माइलिन, हाँ लाइपोसोम जो होते हैं, लाइपोसोम बहुत ही वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं लाइपोसोम विद अ क्लोज्ड बाइलेयर स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग ड्रग डिलीवरी में भी यूज करते हैं। लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी पूरा ही एक अलग ही सेपरेट ब्रांच है इन द फार्मास्यूटिक्स, जो आप लोग आओगे अगर फार्मास्यूटिक्स में आप एडमिशन लेते हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप समझोगे कि लाइपोसोम के बारे में इन डेप्थ आप देखोगे, तो अभी पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्लोज्ड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्या कह रहा है हमारे को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिन एंटागोनिस्ट, कोलिन सॉरी एंटागोनिस्ट कहाँ से आ गया, क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये, कोलिन कंटेनिंग लिपिड, ठीक है, कोलिन कंटेनिंग लिपिड। ऐसा कौन सा है जो कोलिन कंटेनिंग लिपिड है इसमें?
हमारे पास फॉस्फेटिडिल सेरीन हो गया, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन हो गया, स्फिंगोमाइलिन हो गया। अब देखो कॉलिन कंटेनिंग लिपिड कौन सा है, वो है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं ठीक ठाक, ठीक है, बट अभी जब नेक्स्ट देखेंगे तो नाइपर में क्या होता है ना कि मेनली सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। पहले जीपैट में भी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते थे, बट अभी जब से एनबीएमएस ने लास्ट ईयर से कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तो इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न में इधर ऊपर नीचे किया हुआ है, बट मे बी होप सो इस बार सारी चीज़ें ऑन द लाइन आ जाए तो आपको एक अच्छा पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। सेम नाइपर भी इस बार, लास्ट ईयर नाइपर गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था, इस बार नाइपर जो है वो हमारा एसएएस नगर मोहाली कंडक्ट करा रहा है, तो पेपर नाइपर का भी अच्छा ही बनेगा, आपको एक अच्छा पेपर देखने को मिलेगा। तो अब मैं बोलूँगा आपसे कि आप प्रिपरेशन आप उसी लेवल की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करो, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है इस बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 120 का आंसर हो गया स्फिंगोमाइलिन। इसी के साथ हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक। पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है, बट इसीलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाओगे तो पेपर का लेवल अच्छा रहेगा लेकिन आपका लेवल खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपके पास टाइम है, रिवीजन कर रहे हो, सफिशिएंट टाइम है, सारी चीज़ें हैं। अभी मैं विद इन अ डे एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिस्ट करने वाला हूँ, जो टॉपिक आपको पहले कवर करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप देखो, अच्छे से फॉलो करो, 100% दो अपना। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आपको क्या करना है, आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को पर्सनल मैसेज करो, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को दिन के 2-3 मैसेज तो अभी डेली आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ, मैसेजेस पे नहीं पॉसिबल होता तो कॉल पे मैं आपके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वहाँ पे नहीं है, जितना मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। आपको क्या करना है, बट आपको अपने 100% देना है और सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे कहाँ पे, हम मिलेंगे नाइपर मोहाली में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, वोलार्ड मेथड ऑफ क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन। अब वोलार्ड मेथड ऑफ क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन क्या होता है, पहले हम लोग वोलार्ड मेथड ऑफ क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़े। अब देखो 3 चीज़ें होती है, ठीक है। हमारा क्या होता है कि बिफोर टाइट्रेशन, इसमें 3 कंडीशन होती है बिफोर। यहाँ पे क्या होता है, एजी प्लस जो होता है वो एक्सेस में होता है, ठीक है, बिफोर टाइट्रेशन। एजी प्लस जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सेस में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एजी प्लस, इस कंडीशन पे एजी प्लस प्लस एक्स माइनस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं एजी एक्स, ठीक है। अब ये जो इस कंडीशन में क्या है, जो एजी प्लस है ये क्या है, ये एक्सेस में है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस वाला एजी प्लस है ये आके क्या करेगा, ये आके काम करेगा कि ये जो एक्सेस का एजी प्लस है ये ज्वाइन करेगा एस सी एन, ठीक है, एस सी एन माइनस से, और क्या बना देगा, और बना देगा यहाँ पे एजी एस सी, ठीक है, एजी एस सी एन बना दिया। अब क्या हुआ, एजी प्लस अकेले, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एस सी एन एक्सेस में हो गया। अब ये एस सी एन क्या करेगा, ये एस सी एन आएगा, ये जुड़ेगा एफ ई थ्री प्लस से, एफ ई थ्री प्लस से क्या करेगा, एस सी एन हमने जोड़ा माइनस, और ये बना दिया क्या, ये हमारा बन गया, ये बन गया एफ ई एस सी एन 2 प्लस। और जो एफ ई एस सी एन है ये किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ये हमारा एज अ इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। ये हमारा, अब देखो ये हो गया, ये बैक टाइट्रेशन का रिएक्शन, ये क्या होता है, ये हमारा बैक टाइट्रेशन रिएक्शन होता है, ये बैक टाइट्रेशन होता है। और यहाँ पे ये जो ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर रिएक्शन, समझिए बात को। तो ये होता है जो एक्सेस की चीजें होती है वो हम लोग यहाँ से वो आगे जाके काम कर लेती है, इसको हम लोग बैक टाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर रिएक्शन। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन में पूछ रहा है इज अ बैक टाइट्रेशन रिएक्शन विद अमोनियम थायोसाइनेट, हाँ ठीक है, क्योंकि जो एससीएन आ रहा था वो अमोनियम NH4 SCN से ही आ रहा था। जो हमने SCN एक्सेस में देखा था ना, वो कहाँ से आ रहा था, वो NH4 SCN से आ रहा था, ठीक है। अमोनियम थायोसाइनेट, NH4 प्लस अलग हो जा रहा था, SCN माइनस अलग हो जा रहा था। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं है, बैक टाइट्रेशन यूज नहीं, ना कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 122 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 122 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एन एर्गोट डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एर्गोट डेरिवेटिव है। यहाँ पे बरगैप्टन ना, ब्रिटेलियम, बुप्रोपियोन या ब्रोमोक्रिप्टन। तो एर्गोट डेरिवेटिव कौन है, वो हमारा ब्रोमोक्रिप्टन जो है वो हमारा एक एर्गोट डेरिवेटिव होता है। चलो ठीक, ब्रोमोक्रिप्टन इज एन एर्गोट डेरिवेटिव यूज इन द पार्किंसन एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में यूज होता है, ठीक है। ये पार्किंसन एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्या, प्रेमीप्रेक्सोल इज अ, प्रेमीप्रेक्सोल क्या है, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हेलमेंटिक या एंटी पार्किंसन।
तो जो हमारा प्राइमीप्रेक्सोल है क्या एक डोपामिन एगोनिस्ट होता है जो हमारा पार्किंसन डिसीज के जो सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग पार्किंसन डिसीज के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, एंटी पार्किंसनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे, सिंगल लेटर सिंबल फॉर आर्जिनिन। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा लिख के बताया था, ठीक है, 3 लेटर सिंगल लेटर सिंबल सब लिख के बताया था, तो ये आप वही बात पढ़ना, अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो 2-2.5 मिनट आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, वो आप लोग लास्ट उसमें देख चुके होंगे। तो जो आर्जिनिन के लिए सिंगल लेटर सिंबल होता है वो क्या होता है, वो होता है आर। ठीक है, सिंगल लेटर सिंबल फॉर आर्जिनिन। ये हो गए हमारे 124 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है पेनिसिलिन डिग्रेडेशन इज प्रिवेंटेड एट पीएच। मतलब जो पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होता है हमारे जीआईटी में वो किस पीएच पे प्रिवेंट कर सकता है? तो जो हमें पेनिसिलिन होती है वो क्या होती है, वो एसिडिक पीएच पे डिग्रेड हो जाती है। तो उसको जो ऑप्टिमम प्रिवेंशन होता है वो अराउंड पीएच 6 जो न्यूट्रल पीएच होता है उसके अराउंड पे हम लोग उसको प्रिवेंट करते हैं उसके डिग्रेडेशन को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन मेथड्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। ऐसा कौन सा टाइट्रेशन मेथड है जिसमें हमें लाइट से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है? वोल्हर्ड मेथड, एडजॉर्प्शन मेथड, मोर मेथड या गेलुजैक्स मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देख रहे हो मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो गेलुजैक मेथड होता है, गेलुजैक सिल्वर एसे कैन बी लाइट सेंसिटिव, वो लाइट सेंसिटिव हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसमें क्या चाहिए, उसमें जो स्ट्रॉन्ग लाइट है उससे प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो गेलुजैक सिल्वर एसे कैन बी लाइट सेंसिटिव रिक्वायरिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहा है? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन। तो अगर रेट कांस्टेंट के है तो 99% के लिए हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 99% के लिए क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर देखें तो इसका जो वो होगा कि अगर हम लोग टाइम का फॉर्मूला देखें तो टी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, वैसे 99% का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ln, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसको हम लोग इसका लिख सकते हैं 1/k इज इक्वल टू ln 1/0.01। अब 0.01 कैसे आ गया? क्योंकि 99% के लिए जब अगर हम 99% की बात करेंगे तो जो हमारा ये ए नॉट अपॉन ए जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? 0.01 लिख दिया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हमने यहाँ पे लिखा। अब उसके अगर हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे इसको सिंपल से अगर हम बात करें तो हमने के को हम साइड रखते हैं, तो इसकी जो ln, ठीक है, 1/0.01 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 4.6060। तो अगर हम t की वैल्यू से यहाँ पे इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे ये k है, r नहीं, ठीक है, तो 1/k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4.606/k। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि t 99% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 4.606/k। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट साइकिल। ठीक है, कि रिव्यू ऑफ द रिस्क। अब जहाँ पे रिस्क की बात आ गई, रिस्क एंड क्वालिटी दोनों की बात आई, तो रिस्क और क्वालिटी की जहाँ पे बात आ गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे रिस्क की बात आई तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, QRM विल बी द राइट आंसर। आपका QRM जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है, कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ऑप्शन पूछा है यहाँ पे 4। यहाँ पे आपको पूरे नॉमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये एजाटिडीन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी हिस्टामिनिक भी बोलते हैं हम लोग उसको, ट्राईसाइक्लिक एंटी हिस्टामिनिक हिस्टामिन का स्ट्रक्चर होता है और वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 4,5H डाइबेंजो AD साइक्लोहेप्टेन 5। और यहाँ पे क्या था ना कि H1 एंटागोनिस्ट का आपको ऐसा नॉमेनक्लेचर बताना था। ठीक है, तो ये इस तरह का ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्या कर रहा है कि QBD इज डिस्क्राइबिंग क्वालिटी बाय डिजाइन, जो गाइडलाइन है वो किस में डिस्क्राइब किया है?
तो जो QBD है वो हमारा ICH की गाइडलाइंस में Q8 में है, और Q8 में भी अगर हम बहुत स्पेसिफिक जाते हैं तो Q8 के पार्ट 1 में, ठीक है। ICH गाइडलाइन Q8 पार्ट 1 में, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए ऐसे Q8 में क्या है, Q9 में क्या है, Q10 में क्या है, और Q8 9 के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर जोन 4B। 4B के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंडीशंस के लिए मैं आपको पूरा एक चार्ट बना देता हूँ। वैसे तो नॉर्मल भी है बट लॉन्ग टर्म का हम बताते हैं, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो जोन 1 होता है, जोन 1 की बात करें तो हम होता है वो होता है टेम्परेट जोन, ठीक है। जोन 1 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टेम्परेट जोन। इसके लिए जो स्टेबिलिटी कंडीशन होती है वो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, 21 प्लस माइनस 2 डिग्री, ठीक है। और प्रेस और RH, अगर अगर RH की बात करें तो 45% प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, मैं आपको केवल वो वैल्यू लिखूंगा, तो आप प्लस माइनस लगा लेना क्योंकि प्लस माइनस होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो है अपना वो है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल, और इसी को हम लोग क्या मेडिटेरियन भी जोन भी इसी को बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरियन जोन होता है, ठीक है। इसका जो होता है इसका होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, सेम 60% प्लस माइनस 5%, ठीक है। जोन 3 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हॉट एंड ड्राई। जोन 3 जो होता है वो होता है हॉट एंड ड्राई जोन। इसमें जो होता है इसमें होता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और इधर 35% प्लस माइनस 5% RH। जोन 4A की अगर हम बात करें तो 4A जो होता है अपना, 4A क्या होता है, 4A होता है हॉट एंड ह्यूमिड। 4A होता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है, ठीक है। 4A जो होता है वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी 30 डिग्री और यहाँ पे 65% प्लस माइनस ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। जोन 4B जो होता है वो होता है हॉट एंड वेरी ह्यूमिड, ठीक, हॉट एंड वेरी ह्यूमिड होता है। इसके लिए भी क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है 30 डिग्री सेल्सियस, बट वेरी ह्यूमिड तो ह्यूमिडिटी 75% प्लस माइनस 5% हो जाएगी। तो हमारी जोन 4B पूछा था, जोन 4B का मतलब क्या हो गया अपना, हॉट एंड वेरी ह्यूमिड। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 75% प्लस माइनस 5%। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा था, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 75% प्लस माइनस 5%। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का, ठीक। चलो नेक्स्ट 132 क्वेश्चन। 132 क्या आ रहा है, विच मेडिसिन वर्क बाय द बाइंडिंग टू द ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर रिवर्सिबली इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। बाइंड करके रिवर्सिबली प्लेटलेट एग्रीगेशन को कौन सी जो मेडिसिन है वो इनहिबिट करती है, क्लोपिडोग्रेल हो गया, वॉरफेरिन हो गया, टिक्लोपिडिन हो गया, या इप्टीफिबेटाइड हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इप्टीफिबेटाइड होता है, वो रिवर्सिबली हमारा बाइंड करके प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 133। 133 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि जो दोनों पोजीशन, जैसे अभी हम लास्ट वीडियो में हमने साइक्लोहेक्सेन की बात भी की थी, तो वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की वहाँ पे भी बात की थी, यहाँ पे भी बात हो रही सेम। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप याद रख लेना कि जो सबसे ज़्यादा, जो अगर दोनों हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, दोनों को अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो उनमें जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो सबसे कम होता है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए बोथ द ग्रुप्स हम अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो हम स्टेरिक स्ट्रेन को मिनिमाइज करेंगे और जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कह रहा है, न्यूक्लियाई हैविंग आइदर द स्पिन ऑफ द प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन एज अ ऑड हैव कौन सी स्पिन, मतलब न्यूक्लियाई में अगर क्या हो गया कि आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन है वो ऑड होगी, तो वहाँ पे कौन सा स्पिन हमें देखने को मिलेगा, हमें इंटीग्रल स्पिन देखने को मिलेगा, हाफ इंटीग्रल स्पिन देखने को मिलेगा, या जीरो स्पिन देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा अगर जो हमारी वहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो ऑड पे है, तो वहाँ पे हमें कौन सी स्पिन देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें हाफ इंटीग्रल स्पिन देखने को मिलेगी। कौन सी स्पिन देखने को मिलेगी, हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन 135 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली परसेंट ऑफ अ इफ्लुएंट ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब इफ्लुएंट पे हमारे पास कितना, हम कितने परसेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं इन द मास
स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग परसेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ जो हमारा ओवरलोड है वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि डाइवर्ट स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन के डाइवर्ट करने के लिए सेटअप्स होते हैं सारे एलसीएमएस में, मोस्ट ऑफ द एलसीएमएस में, ताकि जो उस पे ओवरलोड है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ओवरलोड ना देखने को मिले। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो उसमें जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ परसेंट कितना होता है वो होता है अपने पास कितना 1 to 5%। हमारा कितना होना चाहिए 1 to 5% होना चाहिए, जिससे क्या हो कि वहाँ पे जो हमारा ओवरलोड है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके, ओवरलोड हमें ना देखने को मिले। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या गया है? AAS in atomic absorption spectroscopy, ionization of analyte in the flame plasma can be suppressed by। उसको सप्रेस कैसे कर सकते हैं? फ्लेम और प्लाज्मा में सप्रेस होता है कैसे? सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो EDTA और अदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एडिशन ऑफ द KCl टू द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन आयन सच एज सल्फेट और फॉस्फेट्स, इंटरनल स्टैंडर्ड्स मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे KCl को ऐड कर सकते हैं। अब KCl क्या काम करता है? जब हम KCl को ऐड करेंगे तो ये क्या कर देता है, ये हमें आयनाइज्ड पोटेशियम आयन दे देगा, जिससे क्या हो जाता है जब आयनाइज्ड पोटेशियम आयन आ जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रल एटम्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, क्योंकि वहाँ पोटेशियम पहले ही आयनाइज हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा कि आयनाइजेशन को ही सप्रेस करना था हमें। ठीक है, जो हम दे रहे हैं, जो एटम को हमें वो करना है वो आयनाइज ना हो, वो उसके लिए वो क्या कर देता है, वो KCl को आयनाइज कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो न्यूट्रल जो एनालाइट के एटम्स हैं वो न्यूट्रल रह जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूरॉन इज एन एरोमेटिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हकल्स रूल इन इट? ये मैंने बताया कि एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्यूरॉन हमारा एरोमेटिक है, तो वहाँ पे हकल रूल की उसमें क्या वैल्यू है? ठीक है, तो अगर हम फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, ये ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये इससे आ गए। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हकल रूल के हिसाब से, 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो 4n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 4, n की वैल्यू क्या हो गई, दिस l इज इक्वल टू 1। हमने देखा था कि हकल रूल में अगर 1 2 3 मतलब है तो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हकल्स n की वैल्यू पूछा था, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। n की वैल्यू सिंपल सी बात है, ये अपना ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? Which feature in 1H NMR spectrum provides information about the electronic environment of the proton in a compound? ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कंपाउंड में? ठीक है, 1H NMR का स्प्लिटिंग हो गया, केमिकल शिफ्ट हो गया, इंटीग्रल या नंबर ऑफ हमारा सिग्नल्स हो गया। तो जो हमारा प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता चलता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब केमिकल शिफ्ट ये हमें पता चलता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या बताता है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट में वो बताता है कि जो एक पर्टिकुलर प्रोटॉन है वो कितना सील्डेड या कितना डीसील्डेड है। उससे हमें किससे पता चलता है, उससे वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें पता चलता है बाय द वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ, सिस्टमिक क्लियरेंस किससे रिलेट किया जाता है? सिस्टमिक क्लियरेंस का अगर हम फॉर्मूला बताएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन प्लाज्मा, ओनली द इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और साथ में बायोलिबिलिटी। तो जो सिस्टमिक क्लियरेंस होता है वो तीनों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वो तीनों पे डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो CL इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0.693 इंटू VD अपॉन क्या हो जाता है T हाफ। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, साथ में एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पे भी ये डिपेंड करता है। तो तीनों ऑप्शन जो होंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है कि रिवर्सिबल अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन अकर्स व्हेन द एंजाइम बाइंड्स टू। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें होती है कि अनकम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन होता है, वो कब बाइंड होता है, वो जब बाइंड करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे ही अगर बाइंड करते हैं तो वो हमारा रिसेप्टर वो रिवर्सिबल हो जाता है। और अगर वो हमारे पे बाइंडिंग साइड पे बाइंड कर लें या फ्री एंजाइम पे, तो वहाँ पे वो हमारे पास इरिवर्सिबल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली। ठीक है, जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव वो होता है, इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, जिससे क्या होता है कि हमारा Vmax और Km जो होता है वो दोनों हमारे पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी हाइड्रोलिसिस ऑफ द ड्रग इन एन एक्वा सॉल्यूशन वर प्लॉटेड एज अ लॉगरिथम ऑफ द अमाउंट ऑफ अ ड्रग ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग वाई एक्सिस पे आया, अगेंस्ट द टाइम एन एस एक्सिस वाज फाउंड टू बी लीनियर। अब यहाँ पे क्या है, वो लीनियर फाउंड हुआ। अब लीनियर पे हमारे पास क्या है कि
लीनियर जब फाइंड हुआ तो टी हाफ की वैल्यू पूछी, तो रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर नहीं, लीनियर आया तो जीरो ऑर्डर नहीं हो गया। स्लोप इज 2.303 के, द यूनिट्स के आर इन अ कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स नो, हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के। ये सही बात है। जब हमने लीनियर प्लॉट किया, अगर हमारा लॉग उसके बीच का ग्राफ जो है लीनियर आया, ठीक है, तो जब लीनियर यहाँ पे आया ग्राफ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 बाई के। भी तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दैट इज एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दैट इज एडीएचडी मे बी ट्रीटेड विथ अ बिहेवियर मैनेजमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम लोग बिहेवियर मैनेजमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम से ट्रीट कर सकते हैं। फिर क्या आगे पूछा है, पेरेंटल काउंसलिंग एंड मेडिकेशन, तीनों चीजें यूज कर सकते हैं हम लोग, बिहेवियर मिटिगेशन, पेरेंटल काउंसलिंग एंड medication. Which of the following medication not generally used in the treatment of ADHD children? ADHD चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिकेशन जो है वो हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, ये ऑप्शन पूछा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नोट का ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे नोट का ध्यान रखना है। मिथाइल फेनिडेट ना, डेक्साम्फेटामिन, इमिप्रामिन या क्लोनाजेपाम। तो जो क्लोनाजेपाम है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं इन फॉर ADHD, ये बेंजोडाइजेपिन है और इसको हम लोग ADHD इन चिल्ड्रन में यूज नहीं करते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि 144, ठीक है, 144 पूछा है, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे उस टाइम का जो हेल्थ मिनिस्टर साहब थे वो कौन से थे, वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम। बट अभी क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता था बट मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए इस टाइप, ठीक है। इस टाइप पे जो है वो कौन है, वो है अपने पास जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, यहाँ पे जगत प्रकाश और नड्डा साहब, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा, या आपको कहेंगे JP नड्डा भी अगर आता है तो भी सेम ही आदमी है, तो आपको याद रखना है। इस टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बोलते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा आप बोल सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कर रहा है कि फोटोटॉक्सिसिटी सोन बाई ऑल एक्सेप्ट, फोटोटॉक्सिसिटी सभी के द्वारा सोन किया दिखाई जाती कौन सी ड्रग नहीं है, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायाजाइड एंड क्यूनोलोन, रोसीग्लिटाजोन। तो जो रोसीग्लिटाजोन है वो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन शो नहीं करती है, ठीक है, रोसीग्लिटाजोन डज नॉट शो द फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है ऑप्शन कि फिनोप्थिलीन यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बिकॉज इट शोज कलर्स एस। अब तो फिलोप्थिलीन का क्या सीन है, वो हर उस पर कलर शो करता है, हर उस पर मतलब अगर लेस देन 1 है तो वो ऑरेंज या रेड कलर शो करेगा, पीएच 0 से 8 के है या उसके बाद या 13 के ऊपर है तो कलरलेस शो करेगा, 8.3 टू 10 है या 13 तक वो पिंक शो करता है, सही बात है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी विल बी था राइट आंसर, वो सारे कलर जो है वो शो करता है, फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर होता है वो अलग अलग पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होता है वो शो करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 पे, ठीक है, 147 पे हम लोग आगे बात करते हैं। द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ द कार्ल फिशर रिएक्शन टू अकर विद द कार्ल फिशर रिएजेंट इज, ठीक है, कार्ल फिशर रिएक्शन और कार्ल फिशर रिएजेंट से अकर करने पे जो हमारा क्या होता है ऑप्टिमल पीएच रेंज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अपना 2 to 6, 5 to 8, 8 to 12 या 12 to 14। तो वो कितना होता है, वो होता है अपना 5 to 8 होता है हमारा ऑप्टिमल पीएच, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो कीटोन ऑन रिडक्शन क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो कीटोन ऑन रिडक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, कीटोन के रिडक्शन पे हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, हमने नेम रिएक्शन की बात की थी, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं MPV रिडक्शन। अब MPV रिडक्शन को याद करने की ट्रिक क्या है कि MP के आलू से सेकेंडरी शराब बनती है, ठीक है, MP के यहाँ पे आलू से क्या होता है सेकेंडरी शराब बनती है, MP से MPV रिडक्शन हो गया। और ना उसके आलू मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आलू का मतलब हो गया यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसको हम लोग एज अ रिएजेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ MP के आलू से सेकेंडरी शराब बनती है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, और वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 वी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दैट हैज पीक इन द इंफ्रारेड रीजन अबाउट 1000 to 1250 सेंटीमीटर पर स्ट्रॉन्ग एंड बट डज नॉट हैव पीक्स एट अबाउट कितने पे
3200 टू 365 और 1630 टू 1820, ठीक है, यहाँ पे 3650 होगा। तो ऐसा कौन सा है? तो ईथर जो होता है उसकी पीक क्या होती है? उसकी पीक जो हमारे पास 1000 टू 1250 पे हमें देखने को मिलती है, बट उस पर क्या होता है? OH या CO नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन OH या CO एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए हाईएस्ट उस पर उसकी पीक देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ईथर विल बी द राइट आंसर। इसके लिए आपको पीक्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कौन से उस पर क्या पीक देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विच इज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कौन सी थी? एयर इंडिया, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत संचार निगम लिमिटेड या ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जो फर्स्ट पब्लिक इंटरप्राइजेस थी इंडिया की वो थी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, दैट इज ITI सेक्टर जो था वो इंडिया का पहला था, 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलो नेक्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसे। 50 क्वेश्चन हमने आज के कर लिए, अभी 50 और करने हैं हमें फटाफट से, ठीक है। द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर दैट इज मैलिग्नेंसी, इन्वेजिनेस, मेटास्टैटिस या माइक्रोस्टैटिस। तो जो मेटास्टैटिस होता है वो क्या होता है? व्हेन कैंसर सेल स्प्रेड फ्रॉम देयर ओरिजिन टू देयर अदर बॉडी साइट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस। तो स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर हमारा किससे रिलेट होता है? वो रिलेट होता है मेटास्टैटिस से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के ट्रीटमेंट में कौन सा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ब्यूडेसोनाइड, ठीक है, आइसोनियाजिड, क्रोमोइलिन सोडियम या ज़ेफिर ल्यूकास्ट। अस्थमा के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ नहीं किया जाता? नॉट पूछा है, ठीक है। तो नॉट जो है वो क्या यूज़ नहीं होता है? आइसोनियाजिड हम लोग अस्थमा में यूज़ करते हैं, ये क्या होता है? ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता है, इसको हम लोग अस्थमा में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि 153 एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अल्मोनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन इथेनॉल इज अ सॉल्वेंट यूज्ड एज अ, ठीक है। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है वो हमारा इसमें यूज किया था एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अल्युमिनियम टर्सरी ऑक्साइड अभी हमने बताया, आइसोप्रोपॉक्साइड बताया है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बोलो, सेम MPB रिडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। MPB येलो से सेकेंडरी शराब बनती है, ठीक है। तो ये हम लोग उसमें MPB रिडक्शन में यूज करते हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 154 क्या बोल रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी इसमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लास नहीं है? 3 क्लासेस कौन कौन सी थी? फिनाइलअल्काइलामीन, डाइहाइड्रोपायरिन एंड बेंजोथायाजापिन, ये 3 क्लासेस थी, जो कि जबकि हमारा एराइल ऑक्सी इथेनोलामीन ये हमारी कोई भी क्लास नहीं होती कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। चलो ये हमने कितनी बार पढ़ा है? अगर आपने कोलॉजी के मेरे लेक्चर्स लिए होंगे तो हमने क्या CHF में, एंटी हाइपरटेंसिव में, हर जगह इसको पढ़ा है, तो आपको यही आज तक एकदम टिप पे याद होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रेन्यूल्स स्टिक टू द डाई वॉल्स व्हाट मे बी द रेमेडी। जब अगर ग्रेन्यूल्स डाई वॉल्स पे स्टिक कर जाते हैं तो क्या रेमेडी होनी चाहिए? एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेशन, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, डिक्रीज द ड्वेल टाइम या इंक्रीज द बाइंडर क्वांटिटी। तो जब हमारे पे डाई वॉल्स पे स्टिक कर रहा है या डाई पे स्टिक कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेशन देने पड़ेंगे, कुछ एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेंट ऐड करेंगे, लाइक मैग्नीशियम स्टीयरेट हो गया, विच कैन बी हेल्प इन रिड्यूसिंग स्टिकिंग टू द पंच एंड डाई पे, उसको हम लोग स्टिकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? न्यू एजुकेशन सिस्टम इन्विसेजेस द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पैटर्न, ठीक है। न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या एजुकेशन सिस्टम पैटर्न है? न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन पैटर्न दैट इज 5-3-3+4, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 5+3+3+4। इस पैटर्न में जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अंडर व्हाट रिएक्शन कंडीशन डज द इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजुअली अकर, ठीक है। किस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनेशन होता है वो किस कंडीशन के अंदर होता है? तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि एसिड, लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? लुईस एसिड जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? AlCl3 और Cl। क्लोरीनेशन पूछा था, इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनेशन, तो क्लोरीन तो यूज हो गई, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में मतलब क्या होगा? AlCl3 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। इसमें जो लुईस एसिड्स होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, फिर वो क्लोरीनेशन देखने को मिलता है, ठीक। ये इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास रिएक्शन है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाए, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को जितना इजीली डोनेट करेगा वो उतना ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। अब अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये तो बिल्कुल डोनेट नहीं कर सकता। अब रही बात कि ये तीनों जो है वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे। बट यहाँ पे इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी डोनेट नहीं कर पाएगा। अब बचे ये 2 भाई साहब, इस पे भी डोनेट करने की कैपेबिलिटी है, इस पे भी। बट हमें ये पता है कि CH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, मतलब ये जो CH3 है ये भी इधर दे रहा होगा, ये CH3 भी इधर दे रहा होगा। तो
डोनेट दोनों कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन के साथ कितने CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं, मतलब ये ज्यादा दे सकता है, तो इसीलिए NH3 जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होगा, NH3 का होल ट्वाइस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। 159 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट सिग्नल्स इन द नॉइज डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम। मोस्ट सिग्नल्स की बात करें तो 13C NMR स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा किस पे होता है, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या पैरा डाइब्रोमोबेंजीन या 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन में हमें क्या था, मोस्ट सिग्नल पूछा है, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन में क्या होता है कि फ्यूअर सिमेट्री, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, मेटा में सबसे कम सिमेट्री होती है। तो जब सबसे कम सिमेट्री रहेगी तो ज्यादा यूनिक कार्बन्स हो गए, और ज्यादा यूनिक कार्बन्स हो गए तो ज्यादा सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 160। 160 क्या बोल रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वर्क बाय द ब्लॉकिंग पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन। ये क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, पर्टिकुलरली इन मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे। मीजोकॉर्टिकल पाथवे में किसको ब्लॉक कर, ठीक है, तो ये मेनली ब्लॉक करते हैं कौन से रिसेप्टर को, ये मेनली ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर्स को, मेनली ये ब्लॉक करते हैं, जिससे डोपामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल मून इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आर्टिफिशियल मून कौन बना रहा है, ये हमें पता है, ये सबको पता है, आर्टिफिशियल मून जो है वो चाइना बना रहा है फॉर द अर्बन इल्यूमिनेशन। ये हमारा जो है वो चाइना जो है वो आर्टिफिशियल मून बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, ये क्या कह रहा है, द रिड्यूस डोज रिक्वायरमेंट फॉर आइसोनियाजिड ऑब्जर्व इन अ पेशेंट वो। तो रिड्यूस्ड डोज को रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, फास्ट एसिटाइलेटर, स्लो एसिटाइलेटर, G6PD डिफिशिएंट, C450 इंड्यूस्ड। तो जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, यहाँ पे स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डोज को स्लो, वो आइसोनियाजिड को स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं। जब आइसोनियाजिड मेटाबोलाइज स्लोली होगी, जब वो स्लोली मेटाबोलाइज हो रही है, तो मतलब उसमें हमें क्या होगा कि ड्रग ज्यादा टाइम तक बॉडी में रह रही है। स्लोली मेटाबोलिज्म मतलब ज्यादा टाइम तक ड्रग का बॉडी में रहना, और जब ड्रग ज्यादा टाइम तक बॉडी में रह रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें उसकी डोज को कम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3,5 डाइनाइट्रोबेंजीन ए बेंजोइक एसिड विल गिव हाउ मेनी पीक्स इन NMR। ये 1 HNMR की जो पीक्स है, इससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। रिसेंटली 2024 में भी इससे क्वेश्चन था GPAT में, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जितने तरीके के यूनिक हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी पीक्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला, 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक बेंजोइक एसिड, एक हम लोग बेंजोइक एसिड बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे एक COOH, अब यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच होंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। अब क्या बोला, 3,5 डाइनाइट्रो बोला है, तो एक NO2 यहाँ अटैच हो गया, एक NO2 यहाँ अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन से यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखो यहाँ पे यूनिक हमें पीक देखनी है, एक हाइड्रोजन, ये यूनिक हाइड्रोजन है, एक पीक इसकी आएगी, और ये ये हाइड्रोजन सिमिलर है, तो एक पीक इनकी आएगी, इन दोनों की, और एक ये वाले हाइड्रोजन है, ये यूनिक है क्योंकि अगल बगल नाइट्रोजन लग गया, NO2 लग गया, तो ये यहाँ पे एक पीक इनकी आएगी। तो टोटल कितनी पीक्स देखने को मिलेगी, टोटल हमें 3 पीक्स देखने को मिलेगी। इसको प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इससे क्वेश्चन मिलता है और फ्री के नंबर देके जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज बी विल बी द राइट ऑप्शन, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्क एज अ प्रोटियोजोम इनिबिटर। ऐसे कौन सी ड्रग है जो प्रोटियोजोम इनिबिटर के रूप में काम करती है। तो प्रोटियोजोम में हमारा निलोटिनिब हो गया, इन्फ्लिक्सिमाब हो गया, बोर्टेजोमिब हो गया, या फिल्ग्रेस्टिम हो गया। कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारे पास हमें पे प्रोटियोजोम इनिबिटर के रूप में काम करती है। तो जो बोर्टेजोमिब हो गया, ठीक है, बोर्टेजोमिब वो हमारा 26S प्रोटियोजोम को इनिबिट करती है, जो हम मेनली इसको यूज किस में करते हैं, मल्टीपल माइलोमा में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोर्टेजोमिब विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 165 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स एक्सेप्ट, मतलब क्या है कि कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट भाई सबको याद रखना है। अ डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स, हाँ ठीक है, सही बात है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिक्रीज इन कंडक्शन एंड वेलोसिटी थ्रू एवी नोड, हाँ सही बात है। इंक्रीज इन द स्वेट सिक्रेशन, हाँ स्लेड बढ़ाता है ये। एंड इंक्रीज इन प्यूपिलरी डायमीटर, नहीं प्यूपिलरी डायमीटर नहीं, ये क्या करता है, ये प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, डाइलेशन नहीं करता, ये क्या करता है, यहाँ पे मायोसिस देखने को मिलती है, माइड्रियासिस नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगारोज इज अ पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ, एगारोज जो हमारा पॉलीसेक्राइड है उसमें क्या क्या बना हुआ होता है, ठीक है। एगारोज इज अ मेड अप ऑफ द डी गैलेक्टोज एगा एग्रोबायोज, डी ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फेटेड डी ग्लूक्रोनिक एसिड, डी ग्लूक्रोनिक एसिड, डी ग्लूकोसामिन, गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोपायरानोज।
तो यहाँ पे क्या होता है, एगारोस जो होता है वो बना होता है किससे, ये हमारा रिपीटेड यूनिट ऑफ द गैलेक्टोज डेरिवेटिव से बना होता है, दैट इज हमारे पास गैलेक्टोज भी हो गया और गैलेक्टोपायरानोस हो गया। तो ये डी ऑप्शन जो डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोपायरानोस से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। 167 क्या बोल रहा है हमसे, 167 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डिक्टेटेड बाय द इंट्रोपिक इफेक्ट्स। इंट्रोपिक इफेक्ट से कौन सा फोर्स जो है वो डिक्टेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोपिक इफेक्ट से एटम एटम रिपल्सन बेस्ड ऑन द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, चार्ज ट्रांसफर इंटरेक्शन। तो जो हमारा ये इंट्रोपिक इफेक्ट्स होता है उसमें कौन सी फोर्स जो होती है वो डिक्टेट होती है, वो डिक्टेट होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। कौन सी इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वो डिक्टेटेड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 167। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 168। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज अ क्लासिकल आइसोस्टीयर फॉर द CH ग्रुप। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोस्टीयर क्या होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक नया टर्म मिला, दैट इज आइसोस्टीयर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोस्टीयर क्या होता है, तब तो हम बताएंगे कि आइसोस्टीयर होता कैसे। आइसोस्टीयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ग्रुप जिनकी क्या हो, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलर स्टीयरिक एंड सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक और स्टीयरिक प्रॉपर्टीज जो है वो जिनकी सिमिलर होती है उन ग्रुप्स को हम लोग आइसोस्टीयर ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होते हैं, यूज्ड इन अ ड्रग डिजाइन टू रिटेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हाइल मॉडिफाइंग द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, अगर उनकी सिमिलर फिजियोलॉजिकल, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलर केमिकल और स्टीरिक प्रॉपर्टीज होगी, तो जब हम उनको मॉडिफाई करके दूसरा ग्रुप ऐड करेंगे तो उनकी जगह उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी बात हुई है CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड। अब इसके साथ हमारे पास जो यहाँ पे देखोगे तो हमें एक ही दिख रहा है जिसके साथ डबल बॉन्ड है। ये क्या कर सकता है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टीरिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये मिमिक कर सकता है और इसकी वैलेंसी एंड बॉन्डिंग को भी मेंटेन कर सकता है। तो इसीलिए जो इसका क्लासिकल आइसोस्टीयर ग्रुप होगा वो होगा क्या, दैट इज एंड डबल बॉन्ड डाइवैलेंट नाइट्रोजन, ठीक है। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। 169 क्या कर रहा है, एज मच एज 70% ऑफ ऑल द APIs बाई इंडिया टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स कम फ्रॉम। अब 70% जो APIs इंडिया में जिससे ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक हमारा एक मेजर ड्रॉबैक है इंडिया का, कि जो यहाँ के 70% API हम बनाते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो कि हमारे लिए एक ड्रॉबैक। अगर हम इसको यहाँ पे खुद बनाएं तो हमारे लिए चीज़ें और क्वालिटी को हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं मोस्ट ग्रेटर वे पे। बट हम यहाँ पे इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, मेनली हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, चाइना से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, एलोग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन हैव स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन विद DPP4। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर है जो क्या होता है, जो DPP4 से इनका रिएक्शन कॉमन, DPP4 से रिएक्शन होता है। नाइट्रिलो ग्रुप, बीटा एमिनो एसिड ग्रुप, एडामेंटन रिंग या पायरोलिडिन रिंग। कौन सा ऐसा रिंग है जो यहाँ पे जिसके लिए हमारे पास DPP4 से जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कौन सा, नाइट्रिलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, वो है नाइट्रोलो ग्रुप। नाइट्रिलो ग्रुप इन दीज DPP4 इनहिबिटर्स इंटरैक्ट विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट से इंटरैक्ट करता है कौन सा ग्रुप, नाइट्रिलो ग्रुप। ओके चलो दैट इज 170। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 171। 171 क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू ऑफ द मिथाइल प्रोटॉन इन 1H-NMR। 1H-NMR में इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो हमारे पास मिथाइल प्रोटॉन्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक रेंज करती है, 0.8 से लेके 1 तक रेंज करती है। यहाँ पे ऑप्शन में इसके बीच में कौन सा नंबर है, वो है 0.9। तो ये आपको ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, थोड़ा आप मेन इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज़ 1H-NMR की, 13C-NMR की याद रखोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक। वो 0.9 यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, 100 प्रूफ इथेनॉल। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें ये पता होना चाहिए जो 100 प्रूफ इथेनॉल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 50%। ये होता है हमारा 50% इथेनॉल बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर किसी इथेनॉल में मतलब अगर किसी उसमें 50% इथेनॉल बाई वॉल्यूम, इसको एक सिंपल एक अलग टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दो होता है ABV, दैट इज अल्कोहल बाई वॉल्यूम। और यहाँ पे इथेनॉल है तो इसलिए हमने इसको इथेनॉल बाई वॉल्यूम बोला, नहीं तो इसको हम लोग अल्कोहल बाई वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 100 प्रूफ का मतलब क्या है कि उसमें 50% होना चाहिए, 50% अल्कोहल बाई वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम उसको 100 प्रूफ बोलते हैं। तब यहाँ पे 50% को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 50% को हम लोग 0.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 दैट इज 50% हमें होना चाहिए 100 प्रूफ इथेनॉल, ठीक समझिए बात को। चलो ये बाई डेफिनेशन है इसका, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बात करते हैं, सेलेक्ट द ड्रग द इंडिकेटेड फॉर द एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। मतलब क्या कि अगर एक्सटेंडेड मतलब रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो कौन सी ड्रग हम लोग यूज़ करेंगे। अभी कल भी मैंने बताया था कि जैसे
वह कल हमने हमारी बात हुई थी कि मरसा वर्षा इनके बारे में बात हुई थी ना, कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस उनके लिए वैंकोमाइसिस। तो वहाँ पे जो हमारी लास्ट ड्रग निकल के आई थी वो थी लिनेजोलिड। ठीक है, तो लिनेजोलिड उसके लिए यूज़ होती है, तो उसी को मैं उसको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट उसको मैं इंक्लूड इसीलिए कर रहा हूँ कि आप उससे भी कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हो कि अगर टीबी ट्यूबरकुलोसिस में भी हमारा क्या हो जाए, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, तो भी हम लिनेजोलिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लिनेजोलिड इज यूज फॉर द इफेक्टिव अगेंस्ट द मेनी रेजिस्टेंस टीबी स्टेज, और यहाँ पे एक्सडीआर टीबी के अगेंस्ट में भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 174। 174 क्या बोल रहा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज, नॉट भाई साहब आगे, एट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे चेंज नहीं होती? फॉर एग्जांपल केमिकल शिफ्ट, न्यूक्लियर स्पिन, पॉपुलेशन इन एन एनर्जी स्टेट, जेब कपलिंग कांस्टेंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जे कपलिंग कांस्टेंट होता है ये चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट होता है। बाकी केमिकल फील्ड और सारी चीज़ें वेरी कर सकती है, बट केमिकल शिफ्ट और बाकी चीज़ें वेरी कर सकती है, बट ये क्या करता है, ये हमारा जो जे कपलिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट है, ये क्या होता है, ये हमारा फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 175 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री विद ESI। अब यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट विद द मास spectrometry with the electron spin ionization. It is very unlikely for adducts to occur during the ESI. ESI can be used for the thermally labile analytes. Adjusting the pH might enhance the generation of ions, या it has the compatibility with the LC. तो जो यहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कॉमन होता है। ठीक है, तो एडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो कॉमन होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन। बट यहाँ पे क्या पूछा, इट इज वेरी अनलाइकली। अनलाइकली मतलब ये बोल रहे हैं कि वो कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर फिनोमिना नहीं। एडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो एक वन ऑफ द कॉमन फिनोमिना है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब ने हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था रॉन्ग पूछा था, तो हम यहाँ पे रॉन्ग जो होगा वो हमारे लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। 176 क्या बोल रहा है हमारा, विच आर द होस्ट सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट द आउटर कोड प्रोटीन GP120 ऑफ HIV बाइंड टू। मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा होस्ट सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जिससे जो आउटर कोड प्रोटीन GP120 जो यहाँ पे बाइंड करते हैं वो हमारा क्या है, ऐसा कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिसेप्टर यहाँ पे CD4 और CCR5 पेप्सिन एडेनिल साइक्लेस IP3 साइटोक्रोम C या बाइकॉट नैनोज। इसमें क्या होता है, CD4 एंड CCR5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जिसमें जो CD4 है ये क्या है कि ये प्राइमरी रिसेप्टर है जिसपे क्या होता है, जिसपे हमारी GP120 जो है वो टारगेट करती है। GP120 किसपे, कौन सा प्राइमरी रिसेप्टर है, CCR4। और जो हमारा CD4 सॉरी और CCR5 जो हमारा को रिसेप्टर है, ये क्या होता है, ये नेसेसरी होता है किस लिए, फॉर वायरल एंट्री इनटू द सेल, और ये अर्ली इन्फेक्शन स्टेजेस पे काम होता है इसका। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को रिसेप्टर 5 है। ये क्या होता है, ये नेसेसरी फॉर द वायरल एंट्री इनटू द सेल एंड यूज इन द अर्ली इन्फेक्शन स्टेज पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCMS इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस इज अप्लाइड बिटवीन। LCMS में जो इंटरफेस होता है वो किसके बीच में अप्लाई किया जाता है, LC कॉमन एंड मास सेपरेटर, इंजेक्शन एंड आयन सोर्स, LC कॉमन एंड आयन सोर्स, और LC कॉलम कॉमन बोल रहा हूँ मैं, कॉलम है सॉरी, LC कॉलम एंड आयन सोर्स, LC कॉलम एंड डिटेक्टर। तो जो इंटरफेस है वो किसके बीच में अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है हमेशा LC कॉलम एंड आयन सोर्स। LC कॉलम से क्या होता है, जो LC इफ्लुएंट गैस होगी वो आयन सोर्स से फिर आयनाइज होगी, एनालाइट को आयनाइज करेगी फॉर MS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, LC कॉलम एंड आयन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली यूज टू डिटेक्ट। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली क्या डिटेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड्स, आइसोटोप्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट उसमें भी था, तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है कि सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक उसमें बनाना है कि उसको क्या डिटेक्ट करते हैं, उसमें क्या मेजर करते हैं, वो आपका एक चार्ट आप बना के रख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अभी भी आप बना लो, अगर आपको चाहिए मेरे से तो आप कमेंट में बताना, तो मैं भी उस पर एक शॉर्ट वीडियो 5 to 10 मिनट की वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप ना, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड्स, आइसोटोप्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसको डिटेक्ट करना है, वो डिटेक्ट करता है मेनली पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। पैरामैग्नेटिक स्पेसीज मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो डिटेक्ट करता है मेनली। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 179 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट भाई साहब फिर से आगे, नॉट ट्रू। मैग्नेट्स 200 mHz to 900 mHz are the made of a superconducting wires. Room temperature shims are in a liquid nitrogen vessel. Liquid helium and liquid nitrogen are needed to maintain the magnetic field, or the magnetic solenoid is in a
लिक्विड हीलियम गैस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा ना, तो जो रूम टेम्परेचर का जो हमारा ये सिम्स होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन वेसल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रूम टेम्परेचर सिम्स आर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन वेसल, नहीं, वो लिक्विड नाइट्रोजन वेसल में नहीं होता है। वो क्या होता है, वो नॉर्मल एट हमारे पास रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल क्रायोजेनिक पार्ट के नॉर्मल रखते हैं हम लोग बाहर, बट आउटसाइड द क्रायोजेनिक पार्ट, बट वहाँ पे कोई भी लिक्विड वन नाइट्रोजन की बात नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ स्विमिंग इज टू, अब स्विमिंग का पर्पज क्या है, स्विमिंग का पर्पज ये है कि स्विमिंग द पर्पज टू, ऑप्शन ए, टू स्टेबलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन होमोजेनिटी ऑफ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड द लॉग फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन होमोजेनिटी ऑफ द B1 फील्ड। तो क्या पर्पज होगा इसका, इसका पर्पज होगा सिंपल सा कि टू ऑब्टेन द होमोजेनिटी ऑफ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि स्विमिंग एडजस्ट द फील्ड टू बी एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। इसमें हम उस फील्ड को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जितना यूनिफॉर्म फील्ड हो सके उतना यूनिफॉर्म फील्ड हमारा आए फॉर द बेटर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ताकि जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो हमारा बेटर हो सके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181 पूछ रहा है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा शोन किया जाता है, पार्टिकल इन कोलॉइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल इन वेरी फाइन सस्पेंशन, एरोसोल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है वो हमारा किसके द्वारा शो किया जाता है, वो हमारा इन सभी के द्वारा शो किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। टिंडल इफेक्ट हमारा किसमें होता है, स्कैटरिंग ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, कोलॉइडल सस्पेंशन और एरोसोल। तो ये अपना सारे हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ लुपिन, कौन सी लुपिन कंपनी या फाउंडर कौन है। तो आपको ये डिफरेंट फार्मास्यूटिकल जो एमएनसीज हैं उनके फाउंडर्स के नाम भी आप एक बार देख के जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वो PYQ में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो लुपिन के फॉर्मुलेशन है और मेनली इंडिया की है लुपिन, तो इंडिया के कंपनीज जो हैं तो थोड़ा सा उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो लुपिन के जो फाउंडर थे वो कौन है, देश बंधु गुप्ता जी थे जो है वो लुपिन के फाउंडर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 183 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रोपीनिया इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब न्यूट्रोपीनिया क्या है, इसमें सारी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, एक का नहीं है। ऑप्शन क्या है, रिटुक्सीमैब, गेंसीसिक्लोवीर, फिनेटोइन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, प्रोपाइल थायोरेसिन, कार्बामाजेपिन, क्लोजापिन या कॉल्चिसिन, किसका नहीं है पूछा है। तो जो यहाँ पे फिनेटोइन और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारा न्यूट्रोपीनिया इफेक्ट देखने को नहीं मिलता उसमें। फिनेटोइन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आर नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद द न्यूट्रोपीनिया, बाकी सारी ड्रग्स का असर है न्यूट्रोपीनिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, द फिनोमिना ऑफ द फर्मी रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, फर्मी रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो हमें किसमें देखने को मिलता है, यूवी, IR, NMR, ESR। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने इसको थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि जो IR में क्या होता है, वाइब्रेशनल लेवल्स इंटरेक्ट करते हैं जिससे पीक्स की शिफ्टिंग देखने को मिलती है, और वहाँ पे हमारा क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 पूछ रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या में क्या होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में हमारा 4 अमीनो क्विनोलिन, 8 अमीनो क्विनोलिन, 9 अमीनो एक्रिडिन या हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब क्विनोलिन पूछा है तो ये एक्रिडिन ये कहाँ से आ गया, ये तो हट होगा ही नहीं, कुछ को हटा दो। फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पूछा है तो 4 अमीनो क्विनोलिन या 8 अमीनो क्विनोलिन। तो हमारा एक क्लोरोक्विन का ही स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, जो क्या होता है 4 अमीनो क्विनोलिन जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू H माइनस टी इंटू एस, ठीक है। F इज इक्वल टू H माइनस टी इंटू एस, जहाँ पे हमारा F जो हो गया फ्री एनर्जी हो गया, H जो हो गया वो क्या हो जाएगा, H हो गया हमारे पास इंथैल्पी, T जो हो गया अपने पास वो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, और S जो हो गया वो अपने पास क्या हो गया, वो हो गया इंट्रोपी, ठीक है। S जो हो गया वो अपने पास हो जाएगा इंट्रोपी, ठीक है। तो ये इंथैल्पी, टेम्परेचर एंड इंट्रोपी, H इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ठीक है। ये हमारा इंथैल्पी, इंट्रोपी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम TNF अल्फा इनहिबिटर्स दैट आर द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द बायोलॉजिक DMRDs, ठीक है, an IL-6 receptor antagonist has also been found to effective against the ट्रीटिंग अर्थराइटिस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास, मतलब क्या पूछा है कि IL-6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पाया जाता है या वो होता है, तो उसका हमें एग्जाम्पल बताना है कौन सा है, एनकेनारा, लेफ्लुनोमाइड, एटुक्सीमैब या टोसिलीजुमैब। तो जो टोसिलीजुमैब होता है वो क्या होता है, वो हमारा IL-6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, उसको ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है कि जो रूमेटाइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोसिलीजुमैब या टोसिलीजुमैब या टोक्लीजुमैब, जो आप बोल लो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है, 188 बोल रहा है कि द टाइम टेकन फॉर 5% ऑफ द ड्रग टू डिकम्पोज बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के द्वारा 5% ड्रग को डिकम्पोज करने के लिए क्या टाइम लगेगा उसको आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास एक टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, LN, ठीक है, C0/C
ठीक है, सी नॉट बाई सी अपॉन के, ठीक है, सी नॉट बाई सी अपॉन हमारा के हो गया, ठीक है, K1 कर दो, या फर्स्ट ऑर्डर से हम K1 कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब वहाँ पे पूछा है, अब सी नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन, सी जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन। अब वहाँ पे बोला है कि 5% ड्रग जो है वो डिकम्पोज हो रही है। जब 5% डिकम्पोज हो रही है तो 95% रिमेनिंग होगी, 95% रिमेनिंग। तो जो सी नॉट और सी की वैल्यू है, तो हम अगर सी नॉट और सी की वैल्यू निकालेंगे, सी नॉट बाई सी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा 0.95, ठीक है। सी नॉट हमारा सी जो है 0.95 आ गया। तो अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी, फिर हम सी नॉट सी की वैल्यू करें तो एल एन 0.95 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, माइनस, इसकी क्या वैल्यू होगी, माइनस 0.051, ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लोग जब पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी की वैल्यू को निकल के आएगी 0.051 अपॉन के, या K1 भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल सा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये ऑप्शन में है टी इज इक्वल टू 0.051 अपॉन K1, बी ऑप्शन में ये है। समझ गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, बेस्ड ऑन देयर हाफ लाइफ विच ड्रग वुड यू सेलेक्ट टू मेक अ सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, ठीक है, कि उनकी हाफ लाइफ के बेसिस पे हमें सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स बनानी है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट की अगर हम बात करेंगे तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स में क्या होता है कि उनमें हमें उनका प्रोलॉन्ग करते हैं, हम उनकी रिलीज को प्रोलॉन्ग करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ रहेगी तो उसको हम लोग प्रोलॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं। लाइक अगर हम एम्लोडिपिन की बात करें तो 20 आवर्स है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देंगे तो ये पता चला 3-4 दिन तक बॉडी में ही है, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बट अगर हम बहुत कम हाफ लाइफ, लाइक कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, 2 से 6 मिनट्स, इसको हम लोग प्रोलॉन्ग करके भी कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, 1 to 2 आवर ही ले जा सकते हो, क्योंकि एक अप्रॉक्स एक रेशियो वैल्यू तक ही हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी नहीं होगी। बट हम जो मॉडरेट लाइक 6 to 8 आवर्स जिन तक की हाफ लाइफ है, उनको हम लोग बड़ी ईजिली उनका हम लोग सस्टेन रिलीज टैबलेट बना सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 क्या बोल रहा है, लास्ट 10 क्वेश्चन बचा है, फटाफट से करेंगे। अगर एंड तक आप बने हुए हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अ पार्शियल थ्योरेटिकल सपोर्ट फॉर द आइडिया दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस वुड बी फॉर्म्ड फास्टर देन लेस स्टेबल वंस कम्स ड्यूरिंग द रेडियो सेलेक्टिव एडिशन ऑफ द HCl टू प्रोपेन। अब वो क्वेश्चन लंबा है, आपको सिंपल समझना है कि जब रेडियो सेलेक्टिव एडिशन होता है HCl टू प्रोपेन में, तो कार्बोकैटायन जो ज़्यादा फास्टर होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फास्टर बनेगा, लेस स्टेबल बाद में बनेगा। ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया जो हमारा आया था वो कौन सा, हैमंड पोस्टुलेट, मार्कोनिकॉफ रूल, सैडजेफ रूल या डाइअल्डर्जिएशन। तो ये जो आइडिया आया था, ये आया था द हैमंड पोस्टुलेट से। ये आइडिया हमारा आया था, द हैमंड पोस्टुलेट सजेस्ट द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हमारे पे क्या आया था, हैमंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द नर्व गैस। अब नर्व गैस कैसे काम करती है, ब्लॉकिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ब्लॉकिंग ऑफ द सेरोटोनर्जिक एक्शन, ब्लॉकिंग ऑफ द कोलिनर्जिक एक्शन एंड ब्लॉकिंग ऑफ द नॉर एडर्नर्जिक एक्शन। तो ये हमारा नर्व गैस कैसे काम करती है। तो जो नर्व गैस क्या होते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं, ये हमारा इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करते हैं तो जिससे क्या हो जाता है कि एसिटाइलकोलिन का जो होता है वो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है एसिटाइलकोलिन का। क्यों? क्योंकि जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है ये क्या करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करते हैं। बट हमारी नर्व गैसेस ने क्या किया, इनको ब्लॉक कर दिया। तो जब इनका ब्लॉक कर दिया तो इसका जो मेटाबॉलिज्म था वो हट गया। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इसका टॉक्सिक एक्यूमुलेशन इनसाइड द बॉडी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 192 क्या बोल रहा है, द हीटिंग इफेक्ट इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ। कौन सी वेवलेंथ को हीटिंग इफेक्ट के तो मेजर करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा, एक्सरेज, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल। तो वहाँ पे इंफ्रारेड वेवलेंथ का हम लोग मेजर करते हैं हीटिंग इफेक्ट का यूज करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ द, क्या पूछा, विच फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसा कौन सा फॉर्म है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट का जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को नहीं मिलती, कोलोमेट्री, वोल्टामेट्री, एम्पेरोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री। तो इसमें जो पोटेंशियोमेट्री है उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियोमेट्री जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करता है इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर विदाउट सिग्निफिकेंट करंट फ्लो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को नहीं मिलती है। तो पोटेंशियोमेट्री विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द नेटमेट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड। देख लो, फाउंडर सीईओ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन है नेटमेट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ? नेटमेट मार्केट लिमिटेड जो फाउंडर एंड सीईओ थे, ये ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म इन इंडिया है, वो कौन ने किया था, प्रदीप
प्रदीप डाढा ने। ठीक है, तो देखो मेनली आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो मेनली इंडिया से ही आ रहे हैं, इंडियन जो फार्मा कंपनीज हैं, इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने इंडियंस हैं उनको तो आप अच्छे से कर लो, फॉरेन वाले तो बहुत हैं, वो करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उनको आप एक बार स्किप कर सकते हो। बट जो इतने इंडियंस हैं वो कर लो, या और साथ में अगर कुछ इनिशियल इंडियंस कंपनीज जो फार्मा से हमारा इसमें आया है, ठीक है, वो कर सकते हो। अभी कुछ ड्रग्स का क्या हुआ है, कुछ ड्रग्स की यहाँ पे रिकॉल हुआ है, वो अभी कुछ यहाँ पे कुछ नई ड्रग्स का अप्रूवल हुआ है रिसेंटली, इंडियन कंपनीज ने अप्रूव, सीडीएससीओ ने अप्रूव किया है, उसको देखो, उससे पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है उससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिल सकते हैं। तो इस तरह से एक फार्मा अपडेट्स इस टाइम पे ले सकते हो फॉर नाइपर। जीपैड में तो ये सब नहीं आ रहा है, बट फॉर नाइपर दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। अब इसमें इनकरेक्टली कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड किया गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कॉर्टिसोल, हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन, मसल ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इपिनेफ्रिन एंड कैलीयूरेसिस, एल्डोस्टेरोन। अब कैलीयूरेसिस क्या करता है, कैलीयूरेसिस का मतलब क्या है कि कैलीयूरेसिस मतलब इंक्रीज द पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज करना। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये है कि ये पोटेशियम के रिटेंशन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, पोटेशियम के रिटेंशन को प्रमोट करता है और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये तो कोई बात यहाँ से रिलीज नहीं हो रही। कैलीयूरेसिस मतलब सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाना, और एल्डोस्टेरोन उसके रिटेंशन को कर रहा है, तो ये तो आपस में कोई मैचिंग का हो ही नहीं रहा है। तो ये जो होगा ये हमें इनकरेक्टली निकालना था, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई होगी, 0 एंड 1 के बीच में लाई होती। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब सर्टेन, एक मतलब 0%, 100%, 0 एंड 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 197 क्वेश्चन। 197 नंबर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसमें ऑब्जर्व होता है। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसका होता क्या, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा हमें देखने को मिलती है जो इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग होती है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, और उसमें जो लुईस एसिड के द्वारा ये कैटेलाइज किया जाता है रिएक्शन। ठीक है, बट अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात कर लें तो नाइट्रोबेंजीन में क्या हुआ है, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कैसे करेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटा देगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम बात कर लें किसकी, एनिलीन की। ठीक है, अब एनिलीन की अगर हम बात करें तो यहाँ NH3, ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी NH2 हुआ, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है एनिलीन में, ये NH2 ग्रुप क्या करता है, ये NH2 ग्रुप जो लुईस एसिड जो यहाँ पे रिएजेंट था AlCl3, ये NH2 ग्रुप उसके साथ बना लेता है कॉम्प्लेक्स, और जब उसके साथ उसने बना लिया कॉम्प्लेक्स तो इसको कर दिया इनएक्टिव। और जब वहाँ पे कैटलिस्ट ही नहीं बचा लुईस एसिड तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा कैसे, इसीलिए एनिलीन में भी देखने को नहीं मिलेगा। जब एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन में नहीं है तो बोथ है एंड भी कैसे हो सकता है, ये भी नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो कभी कभी नॉन ऑफ द अबव पे भी ध्यान दे देना चाहिए। ओके, चलो ये आज की यस क्वेश्चन नंबर 197 से क्या सीख मिलती है कि नॉन ऑफ द अबव हमेशा गलत नहीं होता और ऑल ऑफ द अबव हमेशा करेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत 90% स्टूडेंट बोथ ए एंड बी मार्क इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको रीजन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ डैश इन सोमैटिक सेल लीड टू द सेल इमोर्टलाइजेशन। कौन सा ऐसा वो है ओवर एक्सप्रेशन जिसके होने की वजह से सेल इमोर्टलाइजेशन देखने को मिलता है, वो कौन सा है, वो है टीलोमेरेज। टीलोमेरेज का अगर ओवर एक्सप्रेशन हुआ तो हमारे पास क्या हो जाता है कि सेल इमोर्टलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी का, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स इज साइक्लिक इन नेचर। इसमें कौन सी ऐसी पेप्टाइड्स है जो साइक्लिक इन नेचर है, ग्लूटाथियोन, ठीक है, ग्लूटाथियोन हो गया है ना, ग्रामिसिडीन हो गया, या मेट एंकेफेलिन या डायनोर्फिन। ठीक है, तो जो ग्रामिसिडीन हो गया वो हमारा क्या होता है, एक साइक्लिक और लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ग्रामिसिडीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एक साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक। मेनली हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, लोग ग्रामिसिडीन को साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, टर्म वाइपो, वाइपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आपने समझा, अगर आपने पीछे देखा होगा इस पेपर में ही पेटेंट और ट्रेडमार्क इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए। एक आया अभी वाइपो का, एक क्वेश्चन आया था पेटेंट से रिलेटेड इंडेफिनिटी का, एक क्वेश्चन आया था ट्रेडमार्क इंफ्रिजमेंट का। तो 3 क्वेश्चन आ गए, मतलब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको देखो, हमेशा कोई भी PYQ सॉल्व करो ना तो ऐसे नहीं कि केवल PYQ सॉल्व कर रहे हो, उस PYQ से आप एनालाइज करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक पे आप प्रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, ये आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, साथ में अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में, क्योंकि आप PYQ एनालाइज करने जाओगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप चैनल पे चले जाओ मेरे, मैंने PYQ एनालिसिस का
एक प्लेलिस्ट अलग डाल रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द उससे रिलेटेड, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स लाइक हाउ टू स्टडी फार्मास्यूटिक्स, हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी, हाउ टू स्टडी फार्माकोग्नोसी, ठीक है, ये हाउ टू स्टडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारे मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। उसमें इन डिटेल मैंने बताया है कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको कौन कौन से टॉपिक को कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, और किस सब्जेक्ट में कितना अप्रोच देना है, कितना आपको उसको डीपली पढ़ना है या लाइटली पढ़ना है, सब मैंने इन डिटेल बताया हुआ है। मैं इस वीडियो के एंड में भी उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या सिंपल आप जाके सीधे यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू स्टडी फार्मास्यूटिक्स ग्रो ऑफ फार्मा बाय ग्रो ऑफ फार्मा, ठीक है, हाउ टू स्टडी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय ग्रो ऑफ फार्मा, हाउ टू स्टडी फार्माकोग्नोसी बाय ग्रो ऑफ फार्मा, आपको सारी वीडियो डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको देख लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बोलो आप 2x पे देखो, हार्डली अगर आप 2x पे देखोगे ना, तो आप तीन चार वीडियोज़ हैं, आप चारों वीडियो 30 मिनट्स के अंदर देख लोगे, बट वो 30 मिनट्स ना आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर देगा, आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो ये था आज के 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चंस पूरे हो गए आपके। लास्ट वीडियो ये वीडियो दोनों मिला के आपके 100 में से कितने मार्क्स बने, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से ईयर का कराना चाहिए मुझे नाइपर पीवाईक्यू, और जीपैट का भी कौन से ईयर का पीवाईक्यू आपको चाहिए, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो हम पहले उस पर लेके आएंगे। बाकी अभी चैप्टर वाइज भी प्लान हो रहा है, तो बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे नाइपर में मेरी कॉलेज स्टडीज़ लैब्स और ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से मैं आपके लिए मैनेज करके ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो, ठीक है। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स, क्लासेस का शेड्यूल, टाइमिंग सब मैं वहीं डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो क्विज़ेस नोट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। और नोट्स के लिए आप इस वेबसाइट पे, और साथ में टेस्ट्स के लिए भी इस वेबसाइट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हो। सारी चीज़ें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, डाउट होती, तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन करो, डायरेक्ट मेरे को मैसेज करो, आई विल रिजॉल्व इट, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।